प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य एमए फाइनल 10वीं प्रश्न पत्र के अंतर्गत इन दिनों हम जैनेंद्र कुमार के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन के 2 वीडियोज़ मैं आपके सामने रख चुका हूँ। आज उसी क्रम में तीसरा वीडियो आपके बीच में लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो में जैनेंद्र कुमार जी के आलोचनात्मक विश्लेषण को हम और आगे बढ़ाएंगे। जिन विद्यार्थियों ने पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं वे अवश्य देख लें। तो सीधे सीधे हम चलते हैं स्लाइड संख्या 7 पर, जहाँ से हमें आज प्रारंभ करना है। विद्यार्थियों, जैनेंद्र के नारी पात्र प्रायः उपन्यास में प्रधानता लिए हुए होते हैं। उपन्यासकार ने अपने नारी पात्रों के चरित्र चित्रण में सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि का परिचय दिया है। स्त्री के विविध रूपों, उसकी क्षमताओं और प्रतिक्रियाओं का विश्वसनीय अंकन जैनेंद्र कर सके हैं। सुनीता, त्यागपत्र तथा सुखदा आदि उपन्यासों में ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब उनके नारी चरित्र भीषण मानसिक संघर्ष की स्थिति से गुजरे हैं। नारी और पुरुष की अपूर्णता तथा अंतर्निर्भरता की भावना इस संघर्ष का मूल आधार है। वह अपने प्रति पुरुष के आकर्षण को समझती है, समर्पण के लिए प्रस्तुत रहती है और पूरक भावना की इस क्षमता से आह्लादित होती है। आह्लादित का मतलब होता है प्रसन्न। परंतु कभी कभी जब वह पुरुष में इस आकर्षण मोह का अभाव देखती है तब क्षुब्ध होती है, अर्थात दुखी होती है, व्यथित होती है, उसमें व्यथा का संचार होता है। इसी प्रकार से जब पुरुष से कठोरता की अपेक्षा के समय विनम्रता पाती है तब यह भी उसे असह्य हो जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो पुरुष से कठोरता की अपेक्षा करती है। उस समय यदि पुरुष विनम्रता का प्रदर्शन करता है तो वो भी उसे अच्छा नहीं लगता। अब अगला हमारा टॉपिक है जैनेंद्र कुमार और हिंदी साहित्य। जैनेंद्र कुमार का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। फिर भी ऐसा लगता है कि समय के साथ उनके योगदान के महत्व को लोगों ने कुछ भुला सा दिया है। जैनेंद्र पहले ऐसे लेखक हैं जिन्होंने हिंदी गद्य को मनोवैज्ञानिक गहराइयों से जोड़ा। मैंने पहले आपको बताया भी था कि जिस समय प्रेमचंद सामाजिक यथार्थ पर लिख रहे थे उसी समय जैनेंद्र ने एक नई लीक बनाई और उन्होंने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर लिखना प्रारंभ किया। जिस समय प्रेमचंद सामाजिक पृष्ठभूमि के उपन्यास
और कहानियाँ लिखकर जनता को जीवन की सच्चाइयों से जोड़ने के काम में महारत सिद्ध कर रहे थे। जब हिंदी गद्य प्रेमचंद युग के नाम से जाना जा रहा था, तब उस नई लहर के मध्य एक बिल्कुल नई धारा प्रारंभ करना सरल कार्य नहीं था। आलोचकों और पाठकों की प्रतिक्रियाएं, आलोचकों और पाठकों की प्रतिक्रिया की परवाह या चिंता किए बिना कहानी और उपन्यास लिखना जैनेंद्र के लिए कितना कठिन रहा होगा, इसका अनुमान किया जा सकता है। बहुत से आलोचकों ने जैनेंद्र के साहित्य के व्यक्तिनिष्ठ वातावरण और स्वतंत्र मानसिकता वाली नायिकाओं की आलोचना भी की है, परंतु व्यक्ति को रूढ़ियों, प्रचलित मान्यताओं और प्रतिष्ठित संबंधों से हटकर देखने और दिखाने के संकल्प से जैनेंद्र विचलित नहीं हुए। जीवन और व्यक्ति को बंधी लकीरों के बीच से हटाकर देखने वाले जैनेंद्र के साहित्य ने हिंदी साहित्य को नई दिशा दी, जिस पर बाद में हमें अज्ञेय चलते हुए दिखाई देते हैं। विद्यार्थियों, यदि हम इसी क्रम में आगे कहें तो ये कह सकते हैं कि मनुष्य का व्यक्तित्व सामाजिक स्थितियों और भीतरी चिंताओं से मिलकर बना होता है। दोनों में से किसी एक का अभाव उसके होने को खंडित करता है। इस दृष्टि से जैनेंद्र प्रेमचंद युग और प्रेमचंद साहित्य के पूरक हैं। यद्यपि कुछ लोग जैनेंद्र को प्रेमचंद का विरोधी कह सकते हैं, कुछ विद्वान, लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए तो वो प्रेमचंद के और प्रेमचंद युगीन साहित्य के पूरक के रूप में जाने चाहिए। प्रेमचंद के साहित्य की सामाजिकता में व्यक्ति के जिस निजत्व की कमी कभी कभी खलती है, वह जैनेंद्र ने पूरी की। इस दृष्टि से जैनेंद्र को हिंदी गद्य में प्रयोगवाद का प्रारंभकर्ता कहा जा सकता है। यदि हम कविता की बात करें तो अज्ञेय को प्रयोगवाद का पुरोधा माना जाता है, लेकिन गद्य में प्रयोगवाद का यदि प्रारंभ किया तो वो किया है जैनेंद्र ने। उनके प्रारंभ के उपन्यासों में, उनके प्रारंभिक उपन्यास जो है परख, सुनीता तथा त्यागपत्र, इन उपन्यासों ने वयस्क पाठकों को सोचने के लिए बहुत सी नई सामग्री दी। हिंदी साहित्य का इतिहास में गोपाल राय जी लिखते हैं, उनके उपन्यासों की, अर्थात जैनेंद्र के उपन्यासों की कहानी अधिकतर एक परिवार की कहानी होती है और वे शहर की गली और कोठरी की सभ्यता में ही
सिमटकर व्यक्ति पात्रों की मानसिक गहराइयों में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। जैनेंद्र के पात्र बने बनाए सामाजिक नियमों को स्वीकार कर उनमें अपना जीवन बिताने की चेष्टा नहीं करते, अपितु उन नियमों को चुनौती देते हैं। यह चुनौती प्रायः उनकी नायिकाओं की ओर से आती है, जो उनकी लगभग सभी रचनाओं में मुख्य पात्र भी हैं। जैनेंद्र कुमार के अध्ययन को हम आगे भी जारी रखेंगे। उनका आलोचनात्मक अध्ययन हम और कई पहलुओं से करेंगे। आप सारे वीडियोस निरंतर देखते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।